नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ है अदिति राजपूत। बात करते हैं भारत चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा है उसके बारे में। एनडीटीवी को सेना के सूत्रों से ये जानकारी मिली है, अहम जानकारी मिली है कि पीछे हटने की प्रक्रिया में अभी महीनों का वक्त लगेगा। अब सैन्य वार्ता तब होगी जबकि चीन एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कोई ठोस कदम उठाएगा। सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। और अभी बातचीत की कोई तारीख तय नहीं हुई है। अब भी लद्दाख की सीमा पर तनाव जो है वो लगातार बरकरार है। हम रुक कर रहे हैं हमारे एसोसिएट डिफेंस एडिटर राजीव रंजन का। राजीव, यहाँ पर जो 6 जून वाली स्थिति थी जब बातचीत के बाद चीन के साथ हमारी झड़प हुई, क्या ये जो उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई है उसके बाद एक बार फिर वही स्थिति लग रही है? क्योंकि दोनों देशों के बीच में ये सहमति बनी थी इस बातचीत में कि दोनों सेनाएं जो हैं वो पीछे हटेंगी और खासकर चीन जो है वो पुरानी स्थिति पर लौटेगा ताकि हमारी पेट्रोलिंग जो बढ़ सके। क्या वापस चीन उसी अपनी हरकत पर वापस लौट आया है? बिल्कुल कह सकते हैं। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, 22 जून को जो सहमति बनी थी, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत जो हुई थी, लद्दाख में जो चुशूल है, चुशूल के दूसरी साइड जो मोल्डो जो चीनी इलाका है जहां बातचीत चली थी, करीब 11 घंटे तक बातचीत हुई थी और उसमें ये सहमति बनी थी कि दोनों देश की सेनाएं पीछे हटेंगी। इसका मतलब ये होगा कि जो पुरानी स्थिति है अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति में चली जाएगी। यानी गलवान घाटी में चीनी सैनिक मौजूद नहीं होंगे। भारतीय सैनिक जो है फिंगर 4 पैंगोंग त्सो का जो इलाका फिंगर 4 से आगे फिंगर 8 तक जा पाएंगे पेट्रोलिंग करने के लिए। तो ये सारी बातचीत हुई थी, लेकिन अब जो ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही है वो बिल्कुल इससे उलट आ रही है। ऐसी खबरें मिल रही है कि चीनी सैनिकों ने हटना शुरू नहीं किया है। तो जब चीनी सैनिकों का मिजाज इस तरह का नहीं है, मूड नहीं है, तो उसके कह सकते हैं कि उसके बाद लोकल लेवल पर जो बातचीत होनी थी और धीरे धीरे हटने की प्रक्रिया शुरू होनी थी उस पर रोक लग गई है। तो सेना के सूत्रों का यह कहना है कि जब तक ग्राउंड में ऐसा इंडिकेशन चीन की ओर से नहीं दिखाया जाता है तब तक जो है लोकल लेवल पर बातचीत करने का कोई दूसरा मतलब नहीं बनता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जो कह रहा है उसको जमीन पर उसको अमल करके दिखाए, फिर उससे जो है लोकल लेवल पर जो बातचीत होनी है, सैन्य स्तर पर बातचीत होनी है, पीछे हटने को लेकर बातचीत होनी है, उस पर कुछ बातचीत हो। जी, यहाँ पर राजीव, भारत किस तरह की तैयारी या किस तरह से इस स्थिति से निपटने के बारे में सोच रहा है? क्योंकि चीन जो कह रहा है वो ग्राउंड रियलिटी उससे बिल्कुल ठीक अलग है। हम देख रहे हैं कि हमारी सेना की तैनाती भी बढ़ी है जिस एरिया में विवाद चल रहा है। कूटनीतिक स्तर पर बात हो, सैन्य स्तर पर बात हो, वो तमाम बातें जो है वो विफल होती चली जा रही है। ऐसे में भारत की क्या तैयारी है? देखिए, भारत ने अपनी तैयारी साफ कर दी है। भारत का ये कहना है कि हमने अपनी ओर से पहल नहीं किया है, पहल चीन की ओर से किया गया है। जब हमारे और चीन के बीच में बातचीत चल रही थी तो चीन का जो सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम्स वीडियो दिखाता है और उस वीडियो में यह दिखाया जाता है कि चीनी सैनिक जब चाहे जहां चाहे वो पहाड़ी इलाके मूवमेंट कर सकती है। इसी दौरान आपको ध्यान में होगा कि चीन की जो सेना है वो सैन्य अभ्यास के बहाने पूरे लद्दाख ही नहीं बल्कि हर जगह अपनी तैनाती बढ़ा दी है। तो भारत जो एक कह सकते हैं कि जवाबी कार्रवाई कर रहा है। चीन ने जहां जहां अपने सैनिक बनाए हैं, भारतीय सैनिक में भी कह सकते हैं कि लगभग उतनी मोर्चे पर मोर्चाबंदी कर ली है। जैसी तैयारी चीन की है हमारी भी तैयारी है। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि संदेश दिया गया है कि जिस तरह 15 जून को भारतीय सेना के जवानों ने जो प्रोटोकॉल का पालन किया, यानी प्रोटोकॉल के तहत आप कह सकते हैं कि फायरिंग नहीं की, गोलाबारी नहीं की जब उन पर हिंसक हमला हुआ, तो इस हालात में हो सकता है कि भारतीय सेना जो है अब वो प्रोटोकॉल ना माने, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और अगर भारतीय सेना ना मानती है तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। तो यानी विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी चीन पर कहीं ज्यादा है, क्योंकि पहल उकसावे वाली कार्रवाई उसके ओर से हो रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो बातचीत के बावजूद जब पीछे हटना था तो चीन अब तक पीछे हटा नहीं, और यही वजह है कि अभी ये जो कदम उठाए हैं इसमें वक्त लगेगा और महीनों भी लग सकते हैं दोनों सेनाओं को पीछे हटने में, क्योंकि चीन अभी भी अपना अड़ियल रुख जो है वो अपनाए हुए हैं। इधर जो भारत ने चीन से लगी जो 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा है उस पर अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब चीन एलएसी के दूसरी ओर लगातार अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि आईटीबीपी ने भी अपनी चौकियों पर जरूरी सामान और जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। और उसकी वजह यह है कि जो सैटेलाइट तस्वीरें निकल कर आई हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि चीन जो है अपने टैंक्स लगा रहा है, अपने तोपखाने जो है वो सिर्फ एलएसी से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही उसने तैनात किए हैं, जिसके बाद हमारी तैनाती भी बढ़ी है।
और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि गलवान घाटी में झड़प से पहले हमने कुछ सैनिक लद्दाख भेजे थे। अब हम जवानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। वहीं भारत ने चीन पर एक तरफा रूप से एलएसी को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। अधिकारी के मुताबिक चीनी सेना ने एलएसी पर बड़े पैमाने पर निर्माण किया है, इसलिए अब हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। उनके मुताबिक भारत चीन से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता कर रहा है, लेकिन जमीन पर भारतीय सेना अपनी पूरी तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि डोकलाम में 73 दिन लगे थे, इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है और इसलिए वहां ज्यादा सैनिक भेजे जा रहे हैं। और हमारी इस खास पेशकश देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 6 जिलों के लोगों से बातचीत भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित संबंधित विभागों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। और अब रुक कर रहे हैं बिहार का, जहां पर गुरुवार का दिन जो है वो बिहार के लोगों पर कहर बन के टूटा है। बिजली गिरने की वजह से 88 लोगों की मौत हो गई। पूरे राज्य के 23 जिलों में अलग अलग जगहों पर लोग खराब मौसम की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत गोपालगंज में हुई। मधुबनी और नवादा में 8-8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ज्यादातर मौत जो है वो उसमें किसान शामिल है, क्योंकि उस वक्त वो अपने खेतों में काम कर रहे थे और वो बिजली की चपेट में आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन मौतों पर संवेदना जताई है और मृतकों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि लोग घरों में रहें और खराब मौसम में सतर्क रहें। इस बीच मौसम विभाग ने जो गुरुवार को जारी अलर्ट था उसमें अगले 72 घंटों के लिए भारी बारिश की आशंका जताई है। और सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी बिजली कल कहर बनकर टूटी है। बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हुई है, जिसमें देवरिया में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान गई है। इसके अलावा कुशीनगर में 1, बलरामपुर में, फतेहपुर, उन्नाव में 1 और बाराबंकी में 2 लोगों की जान गई है। अंबेडकर नगर में 3, प्रयागराज में 6 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी के घर वालों को 4-4 लाख रुपए मदद देने का ऐलान किया है। और दिल्ली में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच लगातार खींचतान की बात हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के मामलों पर कभी केंद्र श्रेय लेने की कोशिश करता है, कभी राज्य सरकार श्रेय लेने की कोशिश करती है। इधर होम क्वारंटीन पर अब सियासत जो है वो शुरू हो गई है। कोरोना सेंटर टेस्ट पर केंद्र और दिल्ली सरकार लगातार आमने सामने नजर आ रहे हैं। 21 जून की बैठक में कोरोना मरीजों पर फैसला लिया गया था, ये यहाँ पर गृह मंत्रालय का कहना है। और कोरोना संक्रमितों की जांच का फैसला जो है वो भी 21 जून को लिया गया था। वहीं मनीष सिसोदिया, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एसडीएमए की बैठक में कोरोना पॉजिटिव पर जो है फैसला लिया गया और केंद्र का आदेश वापस लेने का फैसला लिया गया। इसी को समझने की कोशिश करते हैं नीता शर्मा हमारी सहयोगी से। नीता, यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 21 जून की बैठक में कोरोना मरीजों को लेकर फैसला लिया गया। सिसोदिया कह रहे हैं एसडीएमए की बैठक में ये फैसला लिया गया। क्या कुछ सियासत चल रही है, थोड़ा समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल जया, दोनों के बीच में काफी तू मैं चल रही है कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया। पहले केंद्रीय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, उन्होंने ये फैसला लिया था कि जो भी सीरियस पेशेंट्स होंगे वो घर पे नहीं रहेंगे, वो क्वारंटीन सेंटर जाएंगे, जिसे लेकर काफी हल्ला मचा। जो दिल्ली सरकार है उन्होंने गुजारिश की, तो वो फैसला वापस हो गया। अब ये जो कल का जो फैसला है, जिसके ऊपर कल मनीष सिसोदिया ने अपनी तरफ से कहा कि हमारे कहने पे ये डीडीएमए ने फैसला लिया है। कल देर शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली ये ट्वीट किया गया, जिसमें ये बोला गया ये फैसला भी 21 जून को ही ले लिया गया था, जब केंद्रीय गृह मंत्री ने बैठक की थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। तो यानी बिल्कुल दिल्ली जो है वो काफी यहाँ पर काफी डरावनी स्थिति है। दिल्ली के जो केसेस हैं 70,000 हो चुके हैं। तो ऐसे में दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, ना कि जो श्रेय लेने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अब थोड़ी पॉजिटिविटी जो है वो दिखाई पड़ रही है, क्योंकि दोनों काफी अब पिछले 10-15 दिन से इकट्ठा काम कर रहे हैं। रैंपिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो रहा है। कुछ मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगी।
जैसे कि पहले जो पॉजिटिविटी रेट थी दिल्ली की वो 5.8 थी, अब वो घटकर 4.9 हो गई है। जो दिल्ली के लिए जो महीना था वो 8 जून से 14 जून का सबसे खराब महीना था, क्योंकि तब सबसे ज्यादा केसेस आए थे। अब जो पिछला महीना है वो उसमें कुछ रे ऑफ होप जो है वो दिखाई दे रही है, ऐसा सरकारी सूत्र कह रहे हैं। क्योंकि जब पहले 6000 से 7000 टेस्टिंग होती थी तो 2000 के आसपास जो है लोग पॉजिटिव आते थे। अब दिल्ली में 18000 के आसपास टेस्टिंग हो रही है और जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो 3000 के आसपास आ रहे हैं। रिकवरी रेट जो है वो भी बढ़ा है, पहले 41% था, अब 58% जो है दिल्ली का रिकवरी रेट हो चुका है। हालांकि अभी भी जो पॉजिटिविटी रेट है जो 4.9% की बताई जा रही है, उसके मुताबिक भी 31 जुलाई तक दिल्ली में 4.5 लाख के केसेस जो हैं वो होने की संभावना है। तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर बात करें और साथ में काम करें या बयानबाजी कम करें और काम पर ज्यादा ध्यान का फोकस करें तो ये पॉजिटिविटी रेट जो है वो और कम किया जा सकता है। बिल्कुल जया, बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो जब एकजुट होकर काम करने का वक्त है तब केंद्र और दिल्ली सरकार जो है वो आमने सामने है और लगातार फैसलों को लेकर खासकर श्रेय लेने की होड़ है और कहीं ना कहीं बार बार फैसलों को लेकर एक दूसरे के प्रति जो कम्युनिकेशन होना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ कमी यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन ये सियासत चलती रहेगी। तो आप जानते हैं कि एनडीटीवी इंडिया को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक पोल चलाते हैं जिसमें आपको खबरें दिखाई जाती हैं और आप चुन सकते हैं कि वो कौन सी खबर है जिसे आप दिन भर और विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर आपको टॉप 5 में हम दिखाते हैं। चीन की दादागिरी रोकने के लिए अब अमेरिकी सेना जो है वो एशिया में तैनात होगी। वहाँ के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि PLA को रोकने के लिए अब हमें और भी तैनाती जो है एशिया में वो लगानी पड़ेगी। दूसरी बड़ी खबर है यहाँ पर राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से जो फंडिंग मिली है उसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, एक दूसरे पर आक्रामक हमले यहाँ पर किए जा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर है बिहार और यूपी में कल का दिन जो है वो कहर बनकर टूटा है। आसमान से गिरी बिजली में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। टॉप 5 में चौथी खबर है 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर आज तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकता है। और पांचवी खबर है फेयर एंड लवली क्रीम के नाम से अब हटेगा फेयर शब्द। इस प्रोडक्ट के रंग भेदी होने के आरोप इस पर लगातार लग रहे थे, जिसके बाद अब ये फैसला जो है यूनिलीवर ने लिया है। तो कौन सी खबर आप विस्तार से देखना चाहते हैं, जरूर आप यूट्यूब के इस पोल में जाकर अपना वोट दें और हमें बताएं। हमारी कोशिश रहेगी उस खबर को विस्तार से दिखाएं। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।